नमस्कार साथियों, स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे। ये बुक ई बुक के रूप में है। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे। आज का विषय है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान मतलब बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है पॉइंट में कोशिका की खोज किसने की थी, कब हुई थी, इसके विषय में है। तो हम देखेंगे कोशिका की खोज। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कोशिका किसी भी जीव के शरीर का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसका सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि PMCQ या फिर वन लाइनर के रूप में कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और ये खुद के माइक्रोस्कोप से किए थे। अगला है टॉपिक सजीव माध्यम में कोशिका की खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वान ने किया था। सजीव माध्यम में कोशिका की खोज 1683 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। और यह सूक्ष्मदर्शी कैसा होगा? यह सूक्ष्मदर्शी होगा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। ध्यान रखिएगा, कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर अगला है सब हाईलाइट किया हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में जनरल साइंस के रूप में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रोस्का वैज्ञानिक ने किया। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके किया। और ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है, ये अलग है, जिसका उपयोग होता है कोशिका को देखने के लिए, कोशिका को बारीकी से देखने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। इसको दो प्रकार के रूप में देखेंगे। पहला है विकसित कोशिका, पहला अविकसित है, दूसरा है विकसित कोशिका। अगला है, यहाँ पर देखिए, इसको प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल मतलब पादप सेल। पेड़ पौधों में जो सेल रहता है उसको पादप सेल कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, मतलब पादप सेल में दो प्रकार के भाग होते हैं। पहला जीव द्रव, दूसरा कोशिका भित्ति। जीव द्रव में दो भाग आता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव एक तरह से रखिए कि भंडार है। वहाँ पर कई तरह के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कोशिका कला, सूत्रकणिका, गोल्जीकाय, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक और वर्णी लवक। लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदायी जालिका, रिक्तिका, तारकाय। और एक भाग होता है केंद्रक। ये हो गया जीव द्रव के अंतर्गत ये सब कोशिकांग आए। और ये केंद्रक हो जाता है जो सबसे बीच में रहता है, कोशिका के सबसे बीच में। और ये बुनियादी इकाई होता है कोशिका का, सबसे बेसिक सेंट्रल। और दूसरा है पादप। कोशिका के अंतर्गत सेल, ये कोशिका भित्ति आता है। कोशिका भित्ति का ये चित्र है, जिसमें सारे
अंदर में ये कोशिका झिल्ली अंदर वाला है। इसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि ये हमने पढ़ा, ये नीचे वाला इसका कोशिकांग के अंतर्गत जो भी आता है। ये जितने भी हैं ये इसके अंदर है। सॉरी, ये जो है, सॉरी कहाँ चला गया, ये वाला, ये जो भाग है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का बाहरी भाग होता है। जो बाहरी भाग जो लग रहा है ये कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में ही होता है, मतलब पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। फिर ये अंदर का जो है, अंदर का कोशिकांग है, ये कोशिका द्रव के अंतर्गत आता है और इसी में स्थित सभी होता है। इसमें द्रव का मात्रा रहता है, इसीलिए द्रव इसको बोला जाता है कोशिका द्रव। अगला क्या आएगा ये, अच्छा थोड़ा सा यहाँ, कोशिका के दो भाग पढ़े हम लोग, कोशिका भित्ति और कोशिका जीव द्रव। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। कोशिका के भाग, कोशिका के बारे में पढ़े यहाँ पर ऊपर में। कोशिका के भाग, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका भित्ति और एक जीव द्रव। कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने किया था, इसको पढ़े हैं। यहाँ कोशिका के दो प्रकार भी थोड़ा सा देखें, इसको आगे बढ़ते हैं। कोशिका का जो दो भाग है, जीव द्रव और कोशिका भित्ति, इसको भी देख लिए हैं। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। पेज थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, इसको नहीं लिए थे और इसके बाद वहाँ जाना चाहिए था। जंतु कोशिका की बाह्य झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। जंतु कोशिका की जो बाह्य झिल्ली है, जंतु कोशिका में जो बाह्य झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। इसे लाइपोप्रोटीन भी, या लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आगे है जीवन का भौतिक आधार, इसे बोला जाता है। अगला है कोशिका द्रव। देखिए कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जिसे कोशिका द्रव एक तरह का मतलब स्थिति है, एक तरह का पोजीशन है जिसमें कई प्रकार के कोशिकांग रहते हैं। इसको कोशिकांग के रूप में कहते हैं। अभी कोशिकांग में कई तरह के कोशिकांग हैं जिसको पढ़ेंगे। पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका यह कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को कंकाल कोशिका कहा जाता है। इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इस पर राइबोसोम्स लगे हुए रहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। दूसरा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यह बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो कोशिका द्रव में रहता है। इसमें क्या है, यह भोजन का ऑक्सीकरण करता है, विशेष करके कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। मतलब
कोशिका का पावर हाउस इसी को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही खाना बनाने का काम करता है। एटीपी का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाता है। अगला है लवक। देखिए लवक जो है सो पादप कोशिका में आता है और इसको 3 प्रकार में देखा गया है, 3 रूप में बांटा गया है। पहला है वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, तीसरा है हरित लवक। और इसको सीरियल से अवर्णी को पहले रखा गया है। अवर्णी लवक में वे पौधे जो रंगहीन भागों में पाए जाते हैं उसको अवर्णी लवक कहा जाता है। रंगहीन पौधों में पाए जाते हैं उसको अवर्णी लवक कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना। लवक का मुख्य कार्य है भोजन का संचय करना। इसका उदाहरण के रूप में है आलू, शकरकंद, गन्ना। ये क्वेश्चन पूछता है आलू किसका उदाहरण है, तो इसमें आएगा अवर्णी लवक का। अवर्णी लवक क्यों है, क्योंकि भोजन संचय करने का काम करता है। अगला है वर्णी लवक। ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है। वर्णी लवक पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे पुष्पों एवं फलों एवं पुष्पों के रंगीन भाग में वर्णी लवक पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार गाजर और मिर्च का रंग होता है कैरोटीन के कारण। गाजर और मिर्च का रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। वहीं चुकंदर का विटामिन और बैंगन का रंग जैंथोसाइनिन के कारण होता है। देखिए चुकंदर का हो गया विटामिन, बैंगन का हो गया जैंथोसाइनिन के कारण से उसका रंग होता है उस तरह का। लाइकोपीन और कैरोटीन तथा विटामिन और जैंथोसाइनिन आदि एक प्रकार का वर्णी लवक है। यहाँ क्वेश्चन बना देगा एग्जाम में कि लाइकोपीन, कैरोटीन, विटामिन, जैंथोसाइनिन किस चीज़ का उदाहरण है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक या हरित लवक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, वर्णी लवक। आगे चलते हैं। तीसरा लवक क्या है, हरित लवक। इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पौधों का हरा रंग इसी के कारण से होता है। पौधों में जो देखने को मिलता है हरा रंग वह हरित लवक के कारण ही होता है। हरित लवक का मुख्य अवयव क्या है, क्लोरोफिल है जिसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन में कि हरित लवक में जो मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु पाया जाता है वो किससे संबंधित है, क्लोरोफिल से। कहीं उलट के में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे है इसका अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम हो गया, इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि किस कोशिकांग में हाइड्रोलिटिक एंजाइम बने होते हैं, तो लाइसोसोम में बने होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन पाचन इसी में होता है। यह फट जाती है और कोशिका को नष्ट कर देती है, जिसके कारण इसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हाँ, कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है। ये कोशिका को भी अपने में पाचन कर लेता है। अगला है राइबोसोम। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइबोसोम
इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन है। अगला है गोल्जी बॉडी। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी इकाई को कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य वसा का संचय करना और स्रावन करना, मतलब वसा को संचय करना और छोड़ना। उपरोक्त सभी कोशिकांग जीव द्रव में पाया जाता है। पहले भी बताया हमने कि जितने भी कोशिकांग हैं सभी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अब आते हैं कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग और सबसे केंद्रीय भाग, कोशिका के भीतर में जो मुख्य रूप से रहता है उसका नाम है केंद्रक। ये केंद्रक कोशिका का डायरेक्टर और कंट्रोलर। देखिए, कोशिका का डायरेक्टर और कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का डायरेक्टर और कंट्रोलर, कोशिका का डायरेक्टर और कंट्रोलर केंद्रक होता है। केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। दोनों का नाम रॉबर्ट है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक हो गया कोशिका का मतलब शुरू में, और केंद्रक का खोज हो गया रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के दो भाग होते हैं, केंद्रका और केंद्रिक द्रव। इसको केंद्रिका भी कहा जाता है। डीएनए और आरएनए केंद्रिक द्रव में पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए, ये केंद्रिक द्रव या केंद्रिका द्रव में पाया जाता है। सबसे छोटा कोशिका को क्या बोला जाता है? प्यूरिनियोमिया। सबसे छोटी कोशिका को प्यूरिनियोनिया उच्चारण करने में भी दिक्कत को कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये भी पूछता है क्वेश्चन। इसका साइज पूछेगा, साइज याद रखिएगा, 170 × 155 mm। सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब देखते हैं कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अवयव। कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो अवयव पाए जाते हैं उसमें मात्रा क्या है, किस टाइप से है? सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है कोशिका में, 70 से 85% तक जल पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है प्रोटीन। क्वेश्चन यहाँ बना सकता है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कोशिका में कौन सा अवयव पाया जाता है, तत्व पाया जाता है? तो जल, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा वसा, पांचवा डीएनए, छठा आरएनए। सबका मात्रा देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का 2% है, वसा का 2 से 3% है, डीएनए सबसे कम परसेंट है, 0.4% डीएनए का मात्रा रहता है। मात्रा भी क्वेश्चन पूछ सकता है बना के। फिर क्या है? कार्बनिक पदार्थ 0.4%, अकार्बनिक पदार्थ 1.5%। आगे कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व वो अवयव था, अब ये तत्व देखते हैं। एलिमेंट्स क्या कौन कौन सा कोशिका में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन 65%, वहाँ द्रव में देखे थे क्या था? जल था 75-80%,
कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 0.15%, सोडियम 2%। आगे है कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या क्या होगा इसका साइटोलॉजी ये भी क्वेश्चन बनाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विभाजन देखते हैं। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम कोशिका विभाजन के प्रक्रिया की जानकारी सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विचराव को हुआ था कि कैसे विभाजन होता है। ये विचार उनके ही मन में सर्वप्रथम आया था 1855 में विचराव द्वारा। कोशिका में विभाजन को 3 तरीके से देखा जाता है, मतलब 3 तरीके से कोशिका विभाजन होता है। असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, आगे फिर एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में जीवाणु, हरितलवक, शैवाल, यीस्ट, अमीबा और कुछ अन्य प्रोटोजोआ आदि जिसमें अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन करके ये नए कोशिका का निर्माण करते हैं, जिससे एक शरीर का निर्माण होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में मतलब जिसका कलमी करके एक नहीं होता है पौधा में, देखते हैं आगे इसको। 1882 में वाटर फ्लेमिंग द्वारा कोशिका के इस विभाजन को माइटोसिस या समसूत्री विभाजन का नाम दिया। इसने वाटर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 5 अवस्था में 5 चरणों में संपन्न होता है समसूत्री विभाजन। 2 कोशिका विभाजनों के बीच की वह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजित करने को तैयार होता है, इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज में कोशिका खुद कोशिका को विभाजित करता है। प्रोफेज विभाजन प्रथम अवस्था होता है, इसको याद रखिएगा। समसूत्री विभाजन में पहला स्टेज क्या है? प्रोफेज का। एनाफेज सबसे कम अवधि का पीरियड होता है। एनाफेज ऐसा अवस्था है कोशिका विभाजन का जिसमें सबसे कम समय लगता है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है। अगला है अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था को टेलोफेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा। पहला फेज क्या हो गया? पहला फेज हो गया इंटरफेज हो गया पहला। उसके बाद हो गया दूसरा, ये क्या हो गया? प्रोफेज नहीं होगा ना, इंटरफेज क्या होगा? नहीं, पहला फेज आपका ये हो गया, प्रोफेज हो गया। फिर सबसे कम अवधि लेने वाला एनाफेज हो गया। फिर समसूत्री विभाजन का अंतिम फेज टेलोफेज आता है। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। इसका विभाजन मायोसिस 1905 ईस्वी में फार्मर और मुरे ने किया था। सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन वैज्ञानिक का नाम है मायोसिस। 1905 में फार्मर और मुरे ने रखा, नाम रखा है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। इसको अंग्रेजी में मायोसिस फार्मर और मुरे द्वारा रखा गया था। अर्धसूत्री विभाजन
को बीजमैन द्वारा की गई। देखिए यहाँ पर आया है, बीजमैन जो है ये अर्धसूत्री विभाजन सर्वप्रथम किया था और इसका विस्तृत अध्ययन 1888 ईस्वी में स्ट्रॉसबर्गर ने किया। अर्धसूत्री विभाजन की ओर बीजमैन द्वारा की गई थी, पहल या शुरुआत किया गया था। इसके सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 ईस्वी में स्ट्रॉसबर्गर ने किया। यह विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं, जैसे आदमी हो गया, जानवर हो गए, जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, जनन कोशिका इसमें पाए जाते हैं। इसमें फिर आगे क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक 1 और 2 करके होता है, 1 और 2। अर्धसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री 1 में 4 अवस्थाएं होती हैं, मतलब उप अवस्थाएं होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन में मुख्यतः 2 विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। फिर आगे जा कर के प्रत्येक में 4-4 अवस्थाएं होते हैं। कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है, जिससे वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया। वैज्ञानिक हैं हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे बताया है? जीव द्रव को। एक अलग क्वेश्चन बनता है ये कि जीवन का भौतिक आधार किसे बताया है? जीव द्रव को बताया है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है शरीर का, तो हो जाएगा कोशिका। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसको यहाँ देखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है कहाँ पर? जीव द्रव में। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आगे है क्या है? लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना। फिर है लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और कोशिका का एटम बम भी बोला जाता है इसको। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कौन सा है? राइबोसोम। ये हो गया राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली भी माना जाता है, जिसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसको आगे भी देखा था हमने। आगे फैट। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? ये हो गोल्जी का है। वसा का संचय प्रोटीन का कौन सा अंग करता है? गोल्जी का है। ये MCQ टाइप में है, इसको एक एक करके देखने से अच्छा रहेगा ना, तो एक एक करके ही देखते हैं। थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं, इधर उधर खींचना पड़ता है। देखते हैं आगे। DNA क्या होता है? DNA क्या होता है? ये होता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव होते हैं। आगे भी है इसका क्या कुछ, केंद्रक द्रव में होता है DNA, ठीक है। फिर है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। गाजर और मिर्च के उत्तरदायी वर्णी लवक कौन सा है? गाजर और मिर्च के वर्णी लवक कैरोटीन, ठीक है। भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? भोजन का ऑक्सीकरण मुख्य रूप से ये कार्बोहाइड्रेट का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का ऊर्जा घटक
गृह किसे कहते हैं या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव, जो अभी फिलहाल ऊपर में तुरंत देखे थे। टमाटर का लाल रंग किस वर्णीय लवक के कारण होता है? लाइकोपेन। फिर है पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का। जबकि सबसे छोटे कोशिका PPLO प्यूरो, ये क्या है लिखा हुआ? प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गन, सबसे छोटी, या इसको माइक्रोप्लाज्मा भी इसको बोलते हैं, जो कि जीवाणु कोशिका है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? ये है राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग? केंद्रक। समझे? जंतु कोशिका का सबसे छोटा, नहीं, इसमें क्या बोला है? सबसे छोटा हो जाएगा राइबोसोम, सबसे बड़ा हो जाएगा केंद्रक। और जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर नहीं दिखा रहा है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, इसका आंसर इसी में। जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। हाँ, इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। जंतु कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग हो गया राइबोसोम। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हो गया केंद्रक। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हो गया लवक। आगे चलते हैं। उत्तक। उत्तक क्या है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कई कोशिकाओं के मिलन से, मिक्स से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक बनता है। उत्तकों के अध्ययन को टेस्टोलॉजी या औत्कीय में किया जाता है। टेस्टोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, इसको हिंदी में औत्कीय भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एपिथेलियल उत्तक। यह मुख्यतः अंगों के बाह्य एवं आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। यह ऑर्गन के बाह्य एवं आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। ये कुछ स्रावित ग्रंथियां जैसे दुग्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां इसके उदाहरण हैं। मतलब ये जो है ना, बाह्य और आंतरिक सतह में पाया जाता है एपिथेलियल उत्तक। अगला है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक में कौन कौन सा आता है? पेशीय उत्तक में हृदय आता है, यकृत आता है और वृक्क आता है, मतलब किडनी। ये मुख्यतः मांसल भागों और खोखले अंगों के दीवारों का निर्माण करता है। ये अंगों में आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ये केवल आंतरिक भागों में पाया जाता है, बाह्य भागों में नहीं। तीसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा उत्तक 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जोड़ने का काम करता है? तो संयोजी उत्तक करता है। इसमें आता है रक्त उत्तक, लिगामेंट, कार्टिलेज इत्यादि आता है।
चौथा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में क्या क्या आएगा? तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। अभी ऊपर में भी देखा था। ऊतक का मुख्य कार्य संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना। ऊतक का काम है, ये तंत्रिका ऊतक का काम है जो भी संवेदना सेंसेशन है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों को अंग तक पहुंचाता है। मतलब ये जो कहीं पर चोट लगा हुआ है शरीर में, तो उसका जो जहाँ चोट लगा है उसका जो सूचना है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क से उसका कुछ जो आदेश होता है वो अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम तंत्रिका कोशिका ही करता है, और यह न्यूरॉन्स के ही माध्यम से करता है। ठीक है। अगला और आखिरी है जनन ऊतक। जनन ऊतक ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। नर में स्पर्म और मादा में ओवा। इसको ओवरी भी बोलते हैं। ओवा भी नया वर्ड है जो कि यूज होता है इसमें, इसको भी ध्यान रखेंगे। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा गया है। उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। जंतुओं की बाहरी और भीतरी स्वतंत्र सतहों पर उपकला ऊतक पाया जाता है। जंतुओं की बाहरी और भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर उपकला कोशिका ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है तथा इनकी कोशिकाओं में पोषण विसरण विधि से लसिका द्वारा होता है। उपकला ऊतक त्वचा की उपकला ऊतक की बाह्य सतह हृदय, फेफड़ा, वृक्क चारों ओर तथा जनन ग्रंथियों की दीवार पर पाया जाता है। संयोजी ऊतकों का प्रमुख कार्य शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट कर ऊतकों को नवीन कोशिकाओं की आपूर्ति करना है। इसको देखा। संयोजी ऊतकों का प्रमुख कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है। फिर मृत कोशिकाओं को नष्ट कर ऊतकों को नवीन रूप प्रदान करना इसका काम है। वनस्पतिक ऊतक ये इस टाइप से है। वनस्पति ऊतक दो प्रकार के होते हैं, वर्धी ऊतक और अस्थायी ऊतक, प्लांट टिश्यू। इसको भी पढ़ेंगे। इसमें लेकिन MCQ इम्पोर्टेंट में बना हुआ ऐसे करके है, बना हुआ नहीं, फिर भी देख लेते हैं। वर्धी ऊतक यह सबसे तेज विभाजन करने वाला ऊतक है। सबसे तेज विभाजन करने वाला ऊतक है। यह पौधों के शीर्ष भाग में स्थित होता है। ठीक है। पश्च भाग और अंतःसंधि भाग में इसमें पाए जाते हैं। अस्थायी लवक में क्या होगा, उत्तर हरित लवक की उपस्थिति में ये नहीं है इम्पोर्टेंट। अस्थायी ऊतक या वर्धी ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त कर देता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। अस्थायी ऊतक जब वर्धी ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाता है तो अस्थायी ऊतक निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए, पादप ऊतक में पहला है वर्धी ऊतक। वर्धी ऊतक का क्षमता समाप्त हो जाता है तब जाकर के अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इसका प्रमुख कार्य है भोजन का निर्माण करना, भोजन संचय और आंतरिक सहायता प्रदान करना है।
ऊतक में आते हैं कौन? एक जटिल ऊतक आता है। एक से अधिक अस्थायी ऊतक के मिलने पर जटिल ऊतक का निर्माण होता है। ये अनडिवाइडेड है, मतलब कि इसका वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन एक आता है टर्म के रूप में जटिल ऊतक। एक या अधिक अस्थायी ऊतकों के मिलने से बनता है। ये इसके दो प्रकार के हैं, मतलब जटिल जो ऊतक है वो दो प्रकार के हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ये पढ़ना है। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, देख लेते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य जमीन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कर पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। जाइलम फॉर जल, इसको ट्रिक रूप में ऐसे याद रखेंगे। जाइलम मतलब जल को जमीन से खींच करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है जाइलम। जल के साथ साथ ये खनिज लवण भी ले जाता है। ठीक है, जल और खनिज लवण का अवशोषण कर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम मतलब फल। पौधे द्वारा उत्पादित फलों का मतलब जो भोजन बन जाता है ना पौधे में बना भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ों तक या पौधे के विभिन्न भागों में पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। जाइलम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध तथा फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण बल की ओर कार्य करता है। यहाँ देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदमी तो सब तो परिचित है जाइलम फ्लोएम क्या कार्य करता है, लेकिन ये वाला परिचित नहीं है। ये क्वेश्चन बना सकता है जिसमें अच्छों का हालत ख़राब कर सकता है। जाइलम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध और फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण बल के ओर काम करता है। बढ़िया से ध्यान रखिएगा इसको। जाइलम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मतलब शुरू वाला गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो गया और बाद वाला यानी फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण के साथ में काम करता है। अब यहाँ MCQ है टिश्यू का। लिगामेंट स्नायु ऊतक के एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है कौन? अच्छा, लिगामेंट ही करता है। एक अस्थि को दूसरे अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। स्नायु ऊतक जोड़ता है। टेंड या कांड्रा ऊतक मांसपेशियों को उपास्थियों से जोड़ता है। कांड्रा जो है सो मांसपेशियों को उपास्थियों से जोड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ता है उसको टेंडन या कांड्रा कहते हैं। अस्थि प्लस अस्थि बराबर लिगामेंट, अस्थि प्लस मांसपेशी बराबर कांड्रा। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? इसको न्यूरॉन कहते हैं। तीसरा बार आया है, पहले भी 2 बार आया है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तथा संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मतलब बना हुआ फल को फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है पौधे के विभिन्न भागों में, जड़ों तक। तंत्रिका ऊतक के संवेदनाओं का चलन किस रूप में होता है? केमिको-मैग्नेटिक वेव में। जमीन से जल एवं खनिज को अवशोषित कर पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? जाइलम करता है। आगे हम देखेंगे अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या है? पित्त वसा को पानी में घुलनशील बना देता है, जो ऊतक कार्य का संपादित करते हैं और
उन ऊतकों को समूह को अंग कहा जाता है। अंग तंत्र में कौन कौन सा आएगा? पाचन तंत्र आएगा, फिर है ये दूसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा है श्वसन तंत्र, चौथा है अंतरस्रावी तंत्र, पांचवा है तंत्रिका तंत्र, छठा है जनन तंत्र। इस सबको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा, लंबा लंबा है। देखते हैं कुछ। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथियाँ। आगे है इसका आहार नाल में क्या है? सबसे पहला मुख है, मुख है, फिर मुख गुहा है, फिर ग्रसनी है, फिर अमाशय है, फिर छोटी आंत है। छोटी आंत में तीन भाग हैं, ग्रहणी, फिर जेजुनम, तीसरा इलियम। उसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी तीन भाग हैं, अंधनाल, दूसरा कोलोन, तीसरा है मलाशय। अब इसका एक अलग भाग है, अगला भाग है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं? अकृत और अग्नाशय। इसको ध्यान रखिएगा, पाचन ग्रंथियाँ हैं अकृत और अग्नाशय। और ये सब जो बड़ी आंत, छोटी आंत है, ग्रसनी है, ये सब आहार नाल का भाग है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा स्टार्ट होता है, उसके बाद इसको यहाँ मुख गुहा है, यहाँ से खाना ऐसे करके जाता है, ये अमाशय हो जाता है, ये वाला, ये ग्रसनी हो जाता है, ये आहार नाल हो जाता है, ये मुख गुहा हो गया। ऐसे करके ये आहार नाल स्टार्ट होता है, आहार ग्रंथि। अमाशय के बाद आता है छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आता है। वहीं रह गया ये पाचन ग्रंथि में एक और कौन आता है? पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ जो कि यकृत है, ये सब यकृत मतलब लीवर, ये वाला हो गया, और एक हो गया ये वाला गॉल ब्लैडर। मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी बनाता है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से कहाँ तक होता है? मुख से लेकर के अमाशय तक, मुंह से लेकर के बड़ी आंत तक, मुंह से लेकर के छोटी आंत तक, मुंह से लेकर गुहा तक, गुदा तक, ये वाला ध्यान रखना है। मुख से लेकर के गुदा तक इसका पाचन होता है। इसके निम्नलिखित भाग है, मुख है, ग्रसनी है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फिर मलाशय है। मुख में क्या है? इसमें लार ग्रंथि से लार निकलकर भोजन से मिलकर भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है तथा लार में पाए जाने वाले एंजाइम इमाइलेज अथवा टाइलिन मंड को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो एंजाइम पाया जाता है लार के रूप में, उसको इमाइलेज या टाइलिन कहा जाता है। मुख में गर्म भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, इसी के कारण से बढ़ता है, ये जो एंजाइम पाया जाता है उसी के कारण से। क्योंकि जीभ का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है, ये टेस्टी क्यों लगता है? जीभ का पृष्ठ भाग बढ़ जाने के कारण से बढ़ लगता है। मुख में पाया जाने वाला एक एंजाइम लाइसोसोम है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मुख में देखिए, मुख में भी पाया जाता है लाइसोसोम, और ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। भोजन मुख से आगे के पाचन तंत्र को कर्माकुंचन गति से बढ़ता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बनाता है, भोजन मुख से आगे या फिर अमाशय तक किस गति से जाता है? कर्माकुंचन गति से जाता है, इसको ध्यान रखिएगा।
उदाहरण के लिए इसको देखिए, सांपों में पाए जाने वाली 20 ग्रंथियां मनुष्य के किस ग्रंथि के रूपांतरण होता है? मनुष्य के जो ग्रंथि है उस सांपों की 20 ग्रंथियों के जैसी रूपांतरित होकर के जाती है, होती है। जैसे पाचन ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, आंतीय ग्रंथियाँ, थायरॉइड ग्रंथियाँ। दूसरा है बी में ग्रसनी। इस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होता, यह नली टाइप का होता है कि मुंह से गया, मुंह के बाद जो नली बना हुआ है वो सीधा पेट में जाता है और पेट में आमाशय होता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। आमाशय में भोजन पाचन का अम्लीय माध्यम होता है। मनुष्य के आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर रस का स्रावन इसी में होता है। जठर रस के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी में पाया जाता है। आमाशय में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कार्य इस प्रकार के हैं। पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम, दूसरा रेनिन एंजाइम, तीसरा लाइपेज एंजाइम, चौथा एमाइलेज एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम के कार्य क्या है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम या दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब रखिए कि दूध का पाचन करता है रेनिन। पेप्सिन हो गया प्रोटीन का, रेनिन हो गया दूध का, लाइपेज हो गया वसा का, और एमाइलेज हो गया मंड का। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट, रखिए इसको। आमाशय में पाचन करने का काम करता है। भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु एवं कंकड़ तथा पत्थर जैसे कणों को भी गला देता है। कौन? एमाइलेज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मंड का पाचन करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में भोजन के पाचन के माध्यम से अम्लीय बना देता है। भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं, कंकड़ और पत्थर जैसे कणों को भी गला देता है। इसको याद रखिएगा, ये एमाइलेज करता है। अगला भाग है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। छोटी आंत में भोजन किस माध्यम में पाचन होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। फिर हो जाएगा इसका, क्योंकि आंतीय रस का pH मान 8.0 से 8.3 तक होता है। छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही है छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत 3 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र, तीसरा शेषांत्र। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भोजन के पाचन में पित्त रस और अग्नाशयिक रस सहायता करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नाशय रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। अग्नाशय रस का निर्माण अग्नाशय में, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है या लीवर में होता है। देख लीजिए इसको। अगला है यकृत, मतलब दूसरा जो उसका है भाग, कौन? अंग तंत्र का, ऑर्गन सिस्टम का। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बाह्य अंत होगा, इसको अंत होना चाहिए। भार के आधार पर यकृत को शरीर का सबसे बड़ा अंग, देखिए
इसको यहाँ ध्यान रखिए। भार के आधार पर, वजन के आधार पर यकृत को शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, जिसका भार 1500 ग्राम मतलब 1.5 kg होता है। लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को कहा गया। वजन के आधार पर सबसे बड़ा अंग हो गया आपका हृदय, और लंबाई के आधार पर हो गया त्वचा। मनुष्य में एक यकृत पाया जाता है जो 2 पिंडों में विभाजित है। हमारे शरीर में जो यकृत पाया जाता है वो एक है, और जिसमें 2 प्रकार के भाग हैं। पहला है दायां पिंड, और इसके नीचे की ओर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय क्या है? पित्ताशय में पित्त रस का संचय होता है, जबकि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। यहाँ जरा ध्यान रखिएगा बढ़िया से, यहीं पर कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बनाता है। पित्ताशय जो है वो आशय मतलब यह लास्ट में लगा हुआ मतलब उसका घर हो गया, और पित्त रस जो है रस मतलब कहीं से बनता होगा रस, अब बनने के बाद ये संग्रहित होता है एक जगह, तो ये संग्रहित होने वाला को पित्ताशय बोला जाता है। पित्त रस का संग्रह होने वाला को पित्ताशय कहते हैं, जबकि इसका निर्माण कहीं और होता है। इसको ध्यान रखिएगा। पित्त रस का निर्माण यकृत में हुआ, यकृत से ये पित्ताशय में जाकर संग्रहित होता है। आगे क्या है? कुछ स्तनधारी प्राणियों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अच्छा, कुछ स्तनधारी प्राणियों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। वैसे कौन से प्राणी हैं? घोड़ा, जेब्रा, गधा, खच्चर, चूहा इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा। घोड़ा, जेब्रा, गधा, खच्चर, चूहा, इनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। यकृत में बना पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है, पहले भी देखा हमने। क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका मान pH मान 7.7% 7.7 होता है, परसेंट नहीं इसमें आता। पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी इसके द्वारा वसा का पाचन होता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं। इमल्सीकरण क्रिया का संबंध यकृत से होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त रस में एंजाइम कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, लाइकोपीन, एमाइलेज, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है इसमें, फिर भी इमल्सीकरण होता है इसमें। इसका इमल्सीकरण होता है, वसा का होता है। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि है। ये अलग एक क्वेश्चन बनाया गया यहाँ पर। अग्नाशय मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। मिश्रित ग्रंथि का कार्य करता है, मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बाह्य स्रावी भाग के रूप में अग्नाशय नलिका पाई जाती है, जबकि अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस द्वीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण 3 प्रकार के कोशिकाओं से होता है, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका में 3 प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिका क्या है? अल्फा कोशिकाओं में क्या होता है? अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावन होता है। ग्लूकेगॉन या ग्लूकोज हार्मोन का स्रावन किस में होता है? अल्फा में होता है। यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। हार्मोन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है, तब जाकर डायबिटीज हो जाता है।
दूसरा है बीटा कोशिका। ये कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है जो रुधिर को ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन करता है और इंसुलिन का स्रावन बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन कोशिका के अल्प स्राव से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। वही है ये कम बनता है, निकलता है, तब जा कर के ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाता है। खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के बाद मधुमेह बीमारी मतलब डायबिटीज बीमारी हो जाता है। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है जिसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है अग्नाशयी रस को। अगला है कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन पचाते हैं? सुक्रोज एंजाइम, लैक्टोज एंजाइम, मल्टेज एंजाइम। फिर प्रोटीन पाचन के एंजाइम कौन है? एरिप्सन एंजाइम। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? लैपेज एंजाइम। अगला है बड़ी आंत। इस भाग में बचे भोजन का तथा शेष 90% जल का अवशोषण होता है। बचा खुचा भोजन का अवशोषण इसी में होता है और 90% जल का अवशोषण इसी में होता है। बड़ी आंत 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, कार्य तथा संरचना के आधार पर बड़ी आंत के 3 भागों में बांटा गया है: अंधनाल, कोलोन और मलाशय। अगला इसका है मलाशय। इस भाग में अवशिष्ट भाजना का क्या लिखा, टाइपिंग क्या गड़बड़। अवशिष्ट भोजन का संग्रहण होता है। यहीं से समय समय पर बाहर निष्कासित होता है। सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको भी रखिएगा ध्यान में। सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। सेलुलोज का निर्माण सीकम में होता है। सीकम शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। मनुष्य में सीकम निष्क्रिय अंग के रूप में बचा रहता है। निष्क्रिय रूप में बचा रहता है और यही मलाशय के रूप में, मलाशय मल के रूप में निकलता है। अगला ये है, थोड़ा सा इसको बाद में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। थैंक यू।